Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Now today discussing history chapter 1 French Revolution lecture 3. May today discuss in show how the system of the estate in French society was organized. आज हम चित्र 2 में दिखाया गया है, जैसे देख भी रहे हैं आप, show how the systems of estates in French society was organized. इसका कहने का तात्पर्य क्या है? चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? पीजेंट मेड अप ऑफ अबाउट 90% पॉपुलेशन। क्या है? जो टोटल 90% किसान थे। क्या था? पूरी आबादी में से 90% किसान थे। However, only a small number of them on the land they cultivated. उनमें से कुछ एक मात्रा में छोटे से जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। क्या कहने का तात्पर्य भी, लेकिन जो जमीन के मालिक हैं उसमें किसानों की संख्या कम थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। उसमें से 60% जमीनों पर कुलीन, the church and the other richer member of the third estate, कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। The member of the first two estate that is the clergy and the nobility, जो उसके प्रथम दो एस्टेट थे वो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों की कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। enjoyed certain privileges by the birth, जन्म से ही प्राप्त थे। The most important of these was exemption from paying tax to the state. इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। क्या था? करों से में छूट मिलना, टैक्स में। The noble further enjoy visual privileges. इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? जो कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समानती विशेष अधिकार भी हासिल थे। These include feudal dues which they extracted from the peasant. उनका कहने का मतलब, तात्पर्य क्या था कि वे किसानों से क्या करते थे? समानती कर भी वसूल करते थे। क्या करते थे? समानती कर भी वसूल करते थे। ये लिखा हुआ है ना, peasant were obliged to render service of the लॉर्ड। और क्या करते थे वो किसान? अपने स्वामी की सेवा और स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना। टू वर्क इज द हाउस इन द फील्ड्स, खेतों में कार्य करना। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। और क्या करते थे वो? सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए भी बाध्य थे। द church to extract its share of taxes called the tithe from the peasant. चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा लेती थी, जिसको टाइद कहते थे। इसमें आप दो प्रकार के करों का बारे में पढ़ेंगे बेटा, टाइद एंड टाइल। दो प्रकार के टैक्सेस थे। द चर्च, जो चर्च थी वो किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूलता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट टू पे टैक्सेस द स्टेट। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो टैक्स कौन सा भरते थे? दिस इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्स ऑफ द कॉल्ड टाइल्स। वो डायरेक्ट रूप से जो सीधा ही टैक्स देते थे, चुकाना पड़ता था, इनको क्या कहते थे? टाइल। और इनमें अनेक प्रकार से एंड नंबर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लीव्ड ऑफ द आर्टिकल्स एवरी डे कंजप्शन लाइक ए साल्ट और ए तंबाकू। और उनको क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज ब्रोन बाय द थर्ड एस्टेट अलोन। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का जो सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। द नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल का अर्थ होता है बेटा संघर्ष, जीने का संघर्ष। क्या था? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन
1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो जनसंख्या थी फ्रांस की 1755 में 2.3 करोड़ एंड 1789 में बढ़कर यह 2.58 करोड़ हो गई। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। परिणाम क्या हुआ, इससे अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांगे बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पॉपुलेशन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। इससे क्या हुआ, जो अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में क्या हो गया, पावरोटी तेजी से वृद्धि हो गई। सो द प्राइस ब्रेड which staple died to the majority rose rapidly. Most workers were employed as laborer in workshop whose owner fixed their wages. जो अधिक से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारी थे, मजदूरी थे वर्कशॉप पर, whose owner the fixed their wages, उनकी जो मजदूरी थी उसको निश्चित कर दिया गया। What wages did not keep pace with the rise in the प्राइसेज। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिचर, जो गैप था किसके, दोनों के बीच, अमीर और गरीबों के बीच में, अमीर और गरीबों के खाई चौड़ी होती गई, अर्थात उसके बीच में गैप होता गया और स्थितियां थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought और हाल reduce the harvest, उसमें क्या हो गया, स्थितियां बद से बदतर होती चली गई और सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार भी गिर जाती है। This led to a substance crisis, something that occurred frequently of France during the old regime। और इस स्थिति में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम था। नाउ रीड इन लिब्रा, दैट इज द मेन पॉइंट, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा भी था और एक बार हम इसको फिर से नए शब्द हम सभी विद्यार्थी इसको राइट भी कर लें। लिब्रा यूनिट ऑफ ए करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यू 1794। फ्रांस की मुद्रा है, क्या है बेटा, फ्रांस की करेंसी क्या है, लिब्रे है, 1794 में समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है क्लर्जी का अर्थ है बेटा एस्टेट, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी आती है। उसके बाद आता है टाइद क्या है, चर्च ए टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जितना भी आप उत्पादन करेंगे उसके 10वें हिस्से का बराबर होता है जो टैक्स है, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर क्या होता है, कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है। उसके बाद बात आती है टाइल की। टाइल है बेटा टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों कर हैं। टाइल जो क्या है बेटा डायरेक्ट रूप से एक्सपेंस किया जाता है, डायरेक्ट रूप से ही लगाया जाता है, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर होता है ये। इसमें कुछ एक्टिविटी के साथ कुछ न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं। अब न्यू वर्ड्स में हम पढ़ेंगे सबस्टेंसेस क्रिसियस। उसने लिखा है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड आर एनोमियस, वन हुज नेम रिमेन्स ए अनोन। उसका कहने का बात क्या था बेटा, सबस्टेंस क्रिसिस का अर्थ होता है जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन, अर्थात जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। तो अनाम क्या है, एनोनियम्स क्या है, नाम जिसका नाम मालूम नहीं, वन हुज नेम रिमेन्स ए अनोन, जिसका नाम हमें मालूम नहीं, अर्थात जिसको हम जानते भी नहीं। सभी विद्यार्थी को एक बार यही फिर बता रहे हैं आप सभी को कि जो ये बुक्स लेसन पढ़ते हैं इसके इंटरनल क्वेश्चन है,
इसके अंदर जो बॉक्स में हमने बातें पढ़ी हैं, आप इसको अच्छे से राइट भी करें, लर्न भी करें। इंपॉर्टेंट रोल रखती है बोर्ड की क्लासेज के लिए भी, क्यों सारे के सारे क्वेश्चन आपके इन बॉक्स से ही आते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।